Hello everyone and welcome to Simplified Civil Services. As you all know, nowadays CSET is being more crucial to clear prelims. तो हम आपके लिए एक नई सीरीज लेके आए हैं जिसके थ्रू हम ट्राई करेंगे कि CSET जो कि ओनली एक क्वालिफाइंग पेपर है आपका प्रीलिम्स खराब ना हो। एंड आप सब जानते हैं कि CSET के अंदर टू इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीडिंग कम्प्रीहेंशन। और आज के टाइम पे डे ईयर बाय ईयर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होता जा रहा है, जिसके कारण अगर रीडिंग कम्प्रीहेंशन पोर्शन पे अगर हम राइट अटेंशन प्रोवाइड करें तो हम 100 प्लस मार्क्स सीसेट के अंदर स्कोर कर सकते हैं, जो कि इनफ मार्क्स है सीसेट को क्वालिफाई करने के लिए। So this channel is designed to break down complex CSET reading passages into simple, easy to understand concepts. And here we will provide you with important tips and tricks to improve your reading speed, comprehension and answer selection skills. इस सीरीज को शुरू करने से पहले मैं अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम अरुणेश सिंगल है और मैंने 4 बार CSE मेंस लिखा है और अभी फ़िलहाल CSE 2023 का इंटरव्यू फेस किया है। राजस्थान PSC का भी मेंस 2 बार लिखा है मैंने और SSC मैंने 3 बार क्वालिफाइड किया है। एंड माय एजुकेशन बैकग्राउंड इज आई एम बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम NIT कुरुक्षेत्र। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को, हाउ टू इम्प्रूव योर रीडिंग कम्प्रीहेंशन मार्क्स। अब अगर हम इसमें देखें, हम सिंपल स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो बहुत इजीली हम रीडिंग कम्प्रीहेंशन को मास्टर कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा साइंस नहीं है, बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, बहुत ज़्यादा समझना नहीं है। सिंपल आप अगर पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरीके से UPSC अपने रीडिंग कम्प्रीहेंशन पूछता है और उसकी नुआंसेस को समझेंगे तो उनको सॉल्व करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो इसके लिए पहले थोड़ा सा मैं ब्रीफ बताना चाहूँगा। आप ये स्टेप फॉलो करेंगे तो बहुत इजीली हम इसको रीडिंग कम्प्रीहेंशन में मास्टरी हासिल कर सकते हैं। फर्स्ट इज स्टार्ट सॉल्विंग UPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये जैसे हर जगह बोला जाता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें पता लगता है कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और कैसे उनको मॉनिटर किया जा रहा है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड देन यू विल चेक द आंसर फ्रॉम UPSC आंसर की ओनली। यहाँ पे ये मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि जो UPSC के आंसर की है, कई बार जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं उनके आंसर की से मैच नहीं होती है, क्योंकि UPSC का एक फिक्स पैटर्न है, उसी के हिसाब से वो आंसर्स को डिडक्ट करता है, जबकि कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले राइट आंसर नहीं प्रोवाइड करते हैं। तो एक बार क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपने अपने हिसाब से उस क्वेश्चन को डिड्यूस किया, फिर आपने मैच किया कि UPSC की आंसर की से आपका क्वेश्चन मैच नहीं हो रहा है। जब आपको देखा कि आपका क्वेश्चन सही है तो वेल एंड गुड, बट इफ आपको पता लगता है कि योर आंसर इज रॉन्ग, देन एनालाइज इट बाय रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड। रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड का मतलब क्या है कि आपने एक आंसर देखा और चेक किया कि जो आंसर आ रहा है वो आपका गलत क्यों आ रहा है। आपने क्वेश्चन पहला आंसर देखा, फिर चेक किया कि ये आंसर के अकॉर्डिंग आपका जो पैसेज में पॉइंट दिए हुए हैं वो क्या है। इफ़ अगर आप पता लगा पा रहे हैं कि जो रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू कि जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक मैच कर रहा है रिवर्स इंजीनियरिंग से, तो हम समझ पाएंगे कि UPSC किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछता है। फिर उसके बाद आपको दोबारा उसको पैसेज को पढ़ना है और फिर दोबारा एक और बार आंसर डिड्यूस करने की कोशिश करनी है। फिर आप इस छोटे से तरीके से रीडिंग कम्प्रीहेंशन को मास्टरी कर सकते हैं। हम इसके लिए और इस चीज़ को मास्टरी करने के लिए आपको 2021 से 2014 तक के क्वेश्चंस को एक बार इस तरीके से सॉल्व करने, फिर उसके बाद आप एक पैटर्न फाइंड करेंगे कि UPSC के क्वेश्चंस जो होते हैं वो एक फिक्स पैटर्न पे होते हैं, जो कि आपको पता ही है कि मोस्टली जो पैसेज होते हैं वो हमारे कहीं ना कहीं GS पॉइंट ऑफ व्यू से मिलते ही हैं और उनका आंसर्स हमारी डे टू डे लाइफ या जो एक नॉर्मल प्रोसीजर है उसी को फॉलो करते हैं। और UPSC अपना जो स्टैंड है वो कभी चेंज नहीं करता है। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ, एक पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं और इसका आंसर इसी फॉर्म में जा रहा है। अब मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है और इसका राइट आंसर्स कैसे लेके आ सकते हैं।
जैसे पहला क्वेश्चन से CSE 2022 से मैंने उठाया है, पढ़ते हैं हम। For 2 or more 3 generations, past ever increasing number of individuals have been living as workers merely, not as human beings. An excessive amount of labor is ruled today in circle of society, with the result that man's spiritual element cannot thrive. ये कहना चाह रहा है यहाँ पर कि आज के टाइम पे जो इंसान है वो इंसान नहीं रहा है, वो एज ए लाइफ अपनी एज ए वर्कर्स जी रहा है। तो जो उसके कारण जो उसका स्पिरिचुअल एलिमेंट है वो थ्राइव नहीं कर पा रहा है। ही फाइंड्स इन वेरी डिफिकल्ट टू स्पेंड हिज लिटिल लेजर इन सीरियस एक्टिविटीज। ही डज नॉट वांट टू थिंक और ही कैन नॉट इवन इफ ही वांट्स टू। कह रहा है कि जो इंसान है वो सीरियस एक्टिविटीज के अंदर अपना टाइम है वो बहुत मुश्किल से दे पा रहा है, वो सोच भी नहीं पा रहा। अगर सोच इवन अगर वो चाहता भी तो भी सोच नहीं सकता है। ही सीक्स नॉट सेल्फ इम्प्रूवमेंट बट एंटरटेनमेंट। अपना इम्प्रूवमेंट नहीं सोच रहा है वो, बट एंटरटेनमेंट चाह रहा है कि उसकी लाइफ थोड़ी सी उसकी जो माइंड को है मेंटली आइडल हो जाए, एंड टू फॉरगोट हिज यूजुअल एक्टिविटीज। Therefore, the so-called culture of our age is dependent more on cinema than on theater, which is very true in today's society. कि आजकल हम थिएटर नहीं देखते हैं, सिनेमा ज़्यादा देखते हैं, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, क्राइम स्टोरीज देखना पसंद करते हैं, जबकि सीरियस लिटरेचर से। अब ये पूरा पैसेज सिंपल आज की जो लाइफ है उसको डिपेंड कर रहा है। तो अब हम इसका क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। द पैसेज इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट मैन शुड नॉट वर्क हार्ड, द ग्रेट इवल ऑफ आवर एज इज ओवर स्ट्रेन, मैन कैन नॉट थिंक वेल, मैन कैन नॉट केयर फॉर हिज स्पिरिचुअल वेलफेयर। अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो कितना सिंपल पैसेज है। हमने ऊपर पैसेज के अंदर पढ़ा कि ये बता रहा है कि मैन की लाइफ कैसे स्ट्रगल, जो एक ह्यूमन बीइंग है वो आज एज ए ह्यूमन बीइंग नहीं बट एज ए वर्कर हो गया है। तो अगर हम क्वेश्चन के ऑप्शंस देखना चाहें तो मैन शुड नॉट वर्क हार्ड, क्या ये पॉसिबल है कि अगर हम इसको सिंपल टर्म्स में देखें, अगर पैसेज को हम भूल भी जाए, मैन शुड नॉट वर्क हार्ड, क्या ये हो सकता है कि मैन को काम हार्ड नहीं करना चाहिए? ये पॉसिबल नहीं लगता है। क्या ग्रेट इवल ऑफ ओवर एज इज ओवर स्ट्रेन, ये कह सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि इसमें यही कह रहा है कि आजकल ज़्यादा प्रेशर आ गया है तो ओवर एज की एज ग्रेट इवल ही है। अगला ऑप्शन देखते हैं, तो इसको हम एक बार को देखते हैं कि हाँ ये चलो मे बी पॉसिबल हो सकता है। तीसरा है मैन कैन नॉट थिंक वेल, क्या ये है कि मैन कैन नॉट थिंक वेल? मैन तो थिंक वेल कर ही सकता है, बट हाँ आज के प्रेशर इतना आ गया है कि वो सोच नहीं पा रहा है। बट ये एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया कि मैन कैन नॉट थिंक वेल, तो ये प्रिसाइज नहीं लग रहा है। चौथा है मैन कैन नॉट केयर फॉर स्पिरिचुअल वेलफेयर, अगेन दिस इज ए एक्सट्रीम स्टेटमेंट। क्या कह रहा है कि मैन कैन नॉट केयर फॉर हिज स्पिरिचुअल वेलफेयर, दिस इज नॉट राइट। मैन करना तो चाहता है बट कर नहीं पा रहा है। सो अगर हम देखे जाए तो एक पैटर्न फाइंड करते हैं कि मोस्टली स्टेटमेंट्स थोड़ी एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स है। मैन शुड नॉट वर्क हार्ड, मैन कैन नॉट थिंक वेल, मैन कैन नॉट केयर फॉर, तो एक हम डिड्यूस कर सकते हैं। और हमारा पैसेज को अगर हम ध्यान करेंगे तो पैसेज भी ये कह रहा है कि आदमी चाहता तो है बट कर नहीं पा रहा है। तो जो मोस्ट सुटेबल आंसर इस क्वेश्चन में इस पैसेज में लग रहा है वो ये है कि ग्रेट एज ऑफ आवर एज इज ओवर स्ट्रेन। और इसका हम अगर सॉल्यूशन देखें तो आंसर भी यही है कि ग्रेट इवल ऑफ ओवर एज इज ओवर स्ट्रेन। तो अगर हम इस पैसेज को हम देख के थोड़ा समझना चाहें तो हम समझ सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स जो एक जनरल पर्सपेक्टिव को दिखा रही है वो उसके ट्रू होने के चांसेस मोर है, और जो स्टेटमेंट एक्सट्रीम जा रही है वो स्टेटमेंट फॉल्स होने के चांस बहुत ज़्यादा है। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। विथ स्टडी इकोनॉमिक ग्रोथ, हायर लिटरेसी एंड इंक्रीजिंग स्किल लेवल्स, द नंबर ऑफ इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज हैज़ गॉन अप एक्सपोनेंशियली। बिल्कुल सही कह रहा है, ये भी आज की लाइफ को रिड्यूस करता है कि स्किल लेवल और नंबर ऑफ हायर लिटरेसी के कारण मिडिल क्लास फैमिली हमारे इंडियन सोसाइटी में इंक्रीज हुआ है, जिसे हम बोलते हैं मिडिल क्लास सर्ज। डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ एफ्लुएंस हैव चेंजेस इन डाइटरी पैटर्न्स एंड एनर्जी कंज्यूम्शन लेवल्स।
और जो एफ्लुएंस हमारे सोसाइटी में बढ़ा, इसके कारण हमारे डाइटरी पैटर्न्स और एनर्जी कंजप्शन लेवल इंक्रीज हुआ है। बिल्कुल सही बात है। People have moved to a higher protein based diet like milk products, fish and meat, all of which need significantly more water to produce than cereal based diets। तो ये कह रहा है कि जो हम प्रोटीन बेस्ड डाइट ले रहे हैं इसके कारण वाटर की जो डिमांड है वो इंक्रीज बढ़ रही है। बिल्कुल सही है। इंक्रीजिंग यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिक मशीन्स, गैजेट्स एंड मोटर व्हीकल्स नीड्स मोर एंड मोर एनर्जी एंड जनरेशन ऑफ एनर्जी नीड्स वाटर। तो हम ये भी बिल्कुल सही है कि आज के टाइम पे हम गैजेट कितना यूज कर रहे हैं और एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी, एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए वाटर यूजेस चाहिए। तो हम एक सोच पा रहे हैं कि थोड़ा सा ये आज की सोसाइटी को डिपेंड करते हुए हाउ टुडे सोसाइटी इज surged up and it needs more energy and more water to survive। इसके हम सॉल्यूशन ऑप्शंस देखते हैं। which one of the following best reflects the crux of the passage? फर्स्ट है people should be persuaded to continue with the mainly Indian traditionally cereal based diets। फिर ये कह रहा है कि थोड़ा स्ट्रीम पे जा रहा है कि आदमी को परस्यू करना है कि वो ट्रेडिशनल सीरियल बेस्ड डाइट को ही फॉलो करे, जो कि थोड़ा सा कम टू लगता है। इंडिया नीड्स टू फोकस ऑन डेवलपिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड कैपेसिटी फॉर मोर एनर्जी जनरेशन इन द कमिंग ईयर्स। तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है जिसके ट्रू होने के चांसेस लगते हैं कि हाँ, कि डेवलपिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और कैपेसिटी जरूरत है, क्योंकि आज के टाइम पे डिमांड इंक्रीज हो रही है। थर्ड ऑप्शन है मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स रिजल्ट इन द चेंज ऑफ कल्चरल एंड सोशल बिहेवियर ऑफ पीपल। अब हम देखे जाए तो हमारा जो पैसेज है उसमें कहीं ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के कारण है कल्चरल सोशल बिहेवियर चेंज हो रहा है। ये कह रहा है कि उसके कारण हमारी पैटर्न से लाइफ का जो एनर्जी डिमांड है, वाटर डिमांड है, वो चेंज हो रही है। तो ये स्टेटमेंट जो कि जनरल स्टेटमेंट है बट पैसेज से लिंक नहीं हो रही है। चौथा, वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इन इंडिया नीड टू चेंज ड्रामेटिकली इन द कमिंग ईयर्स, जो कि पैसेज मेनली यही फोकस कर रहा है कि वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इन इंडिया नीड टू चेंज, क्योंकि बोल रहा है कि जो डाइटरी पैटर्न्स है उसके लिए भी मोर वाटर चाहिए, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उसके लिए भी मोर वाटर चाहिए। लेकिन अब हमारे पास दो ऑप्शंस हमें समझ में आ रहे हैं कि जो कि मे बी ट्रू हो सकते हैं। इंडिया नीड्स टू फोकस ऑन, ऑप्शन बी, इंडिया नीड्स टू फोकस ऑन डेवलपिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड कैपेसिटी, जो कि ठीक है, एंड वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस डी। अब हम थोड़ा पैसेज पे दोबारा जाके देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। ये मोस्टली जो पैसेज बात कर रहा है यहाँ पे वाटर की बात दो बार आ रही है। जैसे हम देख रहे हैं कि लास्ट में यहाँ पे वाटर की बात कह रहा है कि वाटर एनर्जी जनरेशन के लिए बहुत वाटर चाहिए, और यहाँ पर पीपल हैव मूव टू हाई प्रोटीन डाइट ऑल ऑफ विच नीड सिग्निफिकेंटली मोर वाटर। सो ये दो चीज़ें हमें फोर्स कर रही है कि जो हमारा सेकंड ऑप्शन है, डी ऑप्शन, उसको हम ज़्यादा ट्रू माने, क्योंकि ऑब्वियसली बी आंसर इज मोर ट्रू, बट बिकॉज ऑफ द क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन पूछा है, बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रक्स ऑफ द पैसेज, तो रिफ्लेक्ट ऑप्शन डी है, वो इस पैसेज को मोर क्लियरली बताता है। और अगर हम सॉल्यूशन देखें तो हमारा सॉल्यूशन भी यही है कि वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस इन इंडिया नीड्स मोर टू चेंज। तो इसको आपको देख के लग रहा होगा कि क्वेश्चन से रीडिंग कंप्रीहेंशन के हार्ड नहीं है, जस्ट हमें उस पैसेज को समझना है कि पैसेज कहना क्या चाह रहा है, और ऑप्शंस के थ्रू डिड्यूस करना है कि जो ऑप्शंस या तो ऑप्शंस एक्सट्रीम नहीं है, या और जो ऑप्शंस जनरलाइज्ड है तो वो पैसेज के थ्रू पैसेज को ट्रूली जस्टिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम एक और क्वेश्चन लेके आए। द पॉवर्टी लाइन इज क्वाइट अनसेटिस्फैक्ट्री व्हेन इट कम्स टू ग्रेस्पिंग द एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। ये बिल्कुल, ये भी जीएस पेपर 3 से रिलेट करता है आपको थोड़ा कि पॉवर्टी लाइन एक ट्रू पिक्चर नहीं प्रेजेंट करती है। इट इज नॉट बिकॉज of its extremely narrow definition of who is pure and the debate method is used to count the poor, but also because of a more fundamental assumption underlying it। ये कहना चाह रहा है कि ये
क्योंकि जो हमारी मेथोडोलॉजी है उस पर क्वेश्चन कर रहा है कि मेथोडोलॉजी में थोड़ा सा डिबेटेबल मेथोडोलॉजी है। इट एक्सक्लूसिवली रिलाइज ऑन द नोशन ऑफ पॉवर्टी, इनसफिशिएंट इनकम और इनसफिशिएंट परचेज पावर, जो कि हम देखते हैं कि मेन हमारे यहाँ का इशू है कि पॉवर्टी को हम परचेजिंग पावर से देखते हैं कि कौन कितना खरीद पा रहा है या नहीं खरीद पा रहा है। इट वन कैन बेटर कैटेगराइज इट बाय कॉलिंग इट इनकम पॉवर्टी। बिल्कुल, हम इस पॉवर्टी को जो हम परचेजिंग पावर से बोलते हैं इसको इनकम पॉवर्टी बोलते हैं कि एक आदमी की इतनी इनकम नहीं है कि जो बेसिक नीड्स है वो खरीद सके। If poverty is ultimately about deprivation affecting human well-being, then income poverty is only one aspect of it. Poverty of a life, in our view, lies not merely in the impoverished state in which the person actually lives, but also in the lack of real opportunity given the social constraints as well as personal circumstances. बिल्कुल सही कह रहा है कि जो पॉवर्टी है वो आपकी इनकम में नहीं, बट द अपॉर्चुनिटी ही इज गेटिंग or the social circumstances which are hindering him to attain the real opportunity. These are the real reasons of poverty in our India. Even the relevance of low incomes, meager possessions and other aspects of water standards in economic poverty relate ultimately to their role in curtailing the capabilities, that is the role on severely restricting the choices people have to lead variable and valued lives. तो ये हमारे प्रॉपर हमारे इंडियन सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है कि हमारे सोसाइटीज़ के अंदर रूरल अर्बन डिवाइड है या सोसाइटल लेवल पे सोशो इकोनॉमिकल डिफ़िकल्टीज है, उन सब के कारण जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है वो एनफ नहीं मिल रही है जो कि पॉवर्टी को रियली डिफाइन करती है। नॉट जस्ट उस परचेजिंग पावर इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ पॉवर्टी, दैट इज इनकम पॉवर्टी। हमने अब पैसे समझ लिया, अब हम इसके ऑप्शंस देखते हैं। वाइज मेथोडोलॉजी अडॉप्टेड इन इंडिया टू काउंट पीयर डिबेटेबल, जो कि हमारी पहली लाइन थी कि हमारी जो पैसेज की कि जो इंडिया के अंदर जो पॉवर्टी को डिफाइन करने की मेथोडोलॉजी वो डिबेटेबल है। अब हम थोड़ा देखते हैं कि इसके रीजंस क्या क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है देयर इज सम कंफ्यूजन रिगार्डिंग व्हाट शुड कंस्टिट्यूट द पॉवर्टी लाइन। तो क्या आपको ये ऑप्शन ठीक लग रहा है कि क्या कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन तो कोई है नहीं, हमारे पास इतने इकोनॉमिस्ट है कि पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करने के लिए इतनी थ्योरीज है, तो कंफ्यूजन तो नहीं है। तो मुझे ये स्टेटमेंट थोड़ी सी सूट नहीं करती है कि ये एक रियल ऑप्शन हो सकता है। दूसरा है देयर आर वाइड डाइवर्सिटीज इन द कंडीशंस ऑफ रूरल एंड अर्बन पुअर, जो कि बिल्कुल ठीक है, हमारे यहाँ पे वाइड डाइवर्सिटीज है रूरल ऑफ अर्बन पुअर की। तो इसको मैं ये नहीं कहूँगा कि स्टेटमेंट रॉन्ग है, हाँ इस ऑप्शन से डिपेंड करती है, हम बाकी ऑप्शन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे। देयर इज नो यूनिफॉर्म ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग इनकम पॉवर्टी। इनकम पॉवर्टी ऐसा नहीं है कि ग्लोबल स्टैंडर्ड नहीं है। आपको पता ही है वर्ल्ड बैंक ने एक लाइन दे रखा है कि अगर मे बी फॉर एग्जांपल इट इज़ $1 $2, हमारे इंडिया के अंदर भी इनकम पॉवर्टी को डिफाइन करने के लिए बात है। और हम मोस्ट इम्पोर्टेंटली इस क्वेश्चन के तो बात ये करें कि इनकम पॉवर्टी तो मेथड ही गलत है पॉवर्टी को डिफाइन करने के लिए, तो ये ऑप्शन भी गलत लगता है। इट इज़ बेस्ट ऑन द प्रोपोजिशन ऑफ पॉवर्टी एज मियग्रे इनकम और बाइंग कैपेसिटी। सो बिल्कुल हमारा जो प्रेसेस का फर्स्ट पोर्शन था उसी में ये लिखा हुआ था कि जो हमारी पॉवर्टी डिफाइन है वो इनकम लेवल पर डिफाइंड है, जो कि एक नाइट प्रॉपर्टी नहीं है। तो वेरी वेरी सिंपल, इट्स ऑप्शन इज डी। ओके, इट इज बेस्ड ऑन द प्रोपोजिशन ऑफ पॉवर्टी मियग्रे इनकम और बाइंग कैपेसिटी। तो अभी इस छोटी वीडियो में हमने सिर्फ इतना ही दिखाने आपको थोड़े क्वेश्चन लेके इसलिए आए ताकि आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका पता लगे कि क्वेश्चंस फर्स्ट आप पैसे समझिए, पैसे समझ के आप अपने आप में रिड्यूस करिए कि जो पैसेज की जो थीम लाइन है वो क्या कहना चाह रही है। एक जनरलिस्ट है, थोड़ी एक्सट्रीमिस्ट है, और उसके हिसाब से फिर ऑप्शंस चूज करिए। ऑप्शंस के अंदर मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं क्योंकि वो या तो पैसेज को रिलेट नहीं कर पाते हैं या वो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होते हैं। और एज वी ऑल नो यूपीएससी में एक्सट्रीम इवेंट्स वेरी रेयरली सही होते हैं, एक जनरल पर्सपेक्टिव ही सही हो पाता है। तो
इन क्वेश्चंस के बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थोड़े उठाएं, उनको समझने की कोशिश करें, अपने आंसर्स को यूपीएससी की आंसर की से मैच करने की ट्राई करें, और फिर अगर आपको आंसर गलत हो रहे हैं तो आप समझने की कोशिश करें कि जो आपका आंसर गलत है वो क्यों गलत है। आप दोबारा आंसर को समझिए और पैसेज को पढ़िए कि हाँ ये आंसर आपके पैसेज में कहाँ सूट बैठता है। इसको रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं। अगर आप इस चीज़ से पैटर्न फाइंड आउट कर पाएंगे कि ये पैटर्न यूपीएससी इस पैटर्न को फॉलो कर रही है। और इसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमारे चैनल पे प्लीज़ कमेंट करिए और बताइए कि कैसे इस सीरीज़ को और इम्प्रूव किया जा सकता है या बेटर बनाया जा सकता है। और कोई डाउट हो तो प्लीज़ आल्सो पुट इन दैट कमेंट। थैंक यू।